TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक और आज के इस बहुत ही ख़ास शो में आप सबको खुश आमदीद। 24 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है उन सारे लोगों की, उन सारे हेल्थ वर्कर्स की मेहनत को जिन्होंने पोलियो के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी में जंग जारी रखी। उनकी कोशिशों को सराहा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी वक्त में सारी दुनिया के ममालिक से बरक्स पाकिस्तान आज तक पोलियो के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। मैंने अपने शो में मदऊ किया है बहुत ही नामवर डॉक्टर्स को और ऐसे लोगों को जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हमें इल्म दे सकते हैं इस पोलियो जैसी बीमारी के ख़िलाफ़ जंग जीतने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आज हम सब मिलके इन सब लोगों की कोशिशों को सेलिब्रेट करें और इनका साथ दें। मैं बिस्मिल्लाह करना चाहती हूँ अपने पहले गेस्ट डॉक्टर इकबाल मेमन के साथ। मेरा पहला सवाल है डॉक्टर इकबाल मेमन से कि बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन फराहम करने के फ़वाइद क्या हैं? देखिए, वैक्सीनेशन किसी भी अंदाज में किसी भी बीमारी के लिए हमेशा आपका दिफाई निज़ाम को मजबूत करती है, ठीक है ना। तो जिस्म में आप ऐसे अंसर और अज्जा डालते हैं जो आपके जिस्म के अंदर ऐसी रिएक्शन पैदा करें जैसे हकीकी इन्फेक्शन के साथ होती है, ताकि आइंदा कभी भी किसी भी जगह पे अगर मेरे जिस्म का उस मादे के साथ वज़ाहत हो जाए, सामना हो जाए, तो उसके अंदर मेरा जिस्म उसको जकड़ ले, पकड़ ले और निकाल कर ले। तो वैक्सीनेशन का एक बहुत ज़रूरी अमल यही है और इसलिए हर किस्म की वैक्सीनेशन जितना ही जल्दी हो सके, जब भी मुमकिन हो सके करनी चाहिए। और पोलियो एक ऐसा मरज़ है जो हम सारी दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 2 ममालिक हैं जहाँ पे अभी मौजूद है और वहाँ से ख़त्म करने की उम्मीदें अभी वाबस्ता हैं, इस साल नहीं तो अगले साल इंशाअल्लाह। और इसमें हमारे सारे लोगों का और सारी एडमिनिस्ट्रेशन का काम साथ में चल रहा है ताकि इंशाअल्लाह जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसके बाद 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन सबको पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। ये पोलियो की वैक्सीन जो है उसने सारी दुनिया में अच्छाई दिखाई है, काम कर दिखाया है और कोई वजह नहीं है कि उसके ऊपर शक किया जाए और उसको ना इस्तेमाल किया जाए। इसको बार बार इस्तेमाल करना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इकबाल साहब। प्रोफेसर डॉक्टर जमाल से मेरा सवाल है कि क्या पोलियो वैक्सीनेशन के डिफरेंट इक़साम हैं या बस एक ही तरीका है वो जो हम ड्रॉप्स पिलाते हैं बच्चों को? नहीं, डिफरेंट इक़साम हैं यकीनी तौर पर, और बल्कि ड्रॉप्स भी कई किस्म के होते हैं। 3 किस्म की पोलियो के वायरसेस हैं, 1, 2, 3। और जो पुरानी ट्रेडिशनल वैक्सीन है वो ट्राईवैलेंट वैक्सीन जो तीनों वायरसेस को कवर करती है। फिर एक उसमें से नापैद हो गया तो अब बायोवैलेंट वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी के अलावा इंजेक्टेबल वैक्सीन होती है जो इस सारे प्रोसेस को जो एक मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। ओरल वैक्सीन ज़ाहिर मुँह से पिलाई जाती है, एब्जॉर्ब होके और फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और जबकि इंजेक्टेबल और वो लाइव वैक्सीन होती है, यानी जरासीम किसी न किसी हद तक ज़िंदा होते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एंटीबॉडीज़। जबकि इंजेक्टेबल जो पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है वो किल्ड होती है, तो उसका जो मैकेनिज़्म है वो ज़रा मुख्तलिफ है क़दरे, और वो उसको प्रोसेस को ऑगमेंट करता है। यानी शुरू में हमने ये भी देखा कि बाज़ बच्चे जिनको 8-8, 10-10 दफ़ा पोलियो के क़तरे पिलाए जा चुके हैं उनमें भी पोलियो डेवलप हो गया। तो ये तहकीक की गई और ये मालूम हुआ कि जी पाकिस्तान में चूँकि बच्चों में एक तो मेल न्यूट्रिशन की शरह ज़्यादा है, तो वो न्यूट्रिशनली कॉम्पिटेंट नहीं है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है किसी हद तक, और यानी बॉडी उनकी उस ओरल वैक्सीन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी पूरी तरह बना नहीं पाती। और दूसरे चूँकि वो मुसलसल डायरिया के शिकार रहते हैं तो आंतें जो है वो उतनी फ़ाल नहीं होती कि वो पोलियो ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करके और एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स दे सके। तो लिहाजा ये तय हुआ कि जो पोलियो की वैक्सीन दी जा रही है
اس کے ان ایڈیشن ایک انجیکٹیبل ویکسین بھی لگائی جائے. تو مختلف 2 ویکسینز ہیں, 2 مختلف روٹس ہیں اور ان کا تھوڑا بہت فرق ہے. اینڈ رزلٹ وہی ہے جو پروفیسر اقبال نے کہا کہ جی ہماری کوشش یہی ہے کہ جسم میں قوت مدافعت اتنی پیدا ہو جائے کہ ہم پولیو کو روک سکیں. اور جو پولیو کا وائرس, کیونکہ پولیو میں ایک جو بات وضاحت کرنی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جس بچے کو بھی پولیو کے جراثیم چلے گئے اس کو پولیو ہو گیا. 99% کو تو پولیو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو پیرالٹک پولیو ہے وہ صرف 1% میں یا اس سے بھی کم میں ہوتا ہے. لیکن 99% جو ہے وہ انفیکٹ ہو کے آپ کو پتہ نہیں چلتا. ان میں کچھ بچوں میں معمولی فلو ٹائپ کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن وہ وائرس ایکسکریٹ کرتے رہتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے. تو جو نمبر آف کیسز ہمیں نظر آتے ہیں, اگر سمجھیں کہ ایک کیس نظر آیا ہے پولیو کا, تو اس پوری کمیونٹی میں 100 کیس ہوں گے پولیو کے, جس میں سے ایک کو پیرالسس ہوا, 99 کو پیرالسس نہیں ہوا لیکن وہ پولیو ہوا ان کو. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ مکمل خاتمہ کیا جائے تاکہ جو جراثیم نکل کے اور دوسروں کو انفیکٹ کر رہے ہیں وہ نہ ہو. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار دا گائیڈنس. ڈاکٹر انیلا قریشی سے میں پوچھوں گی, میرے اپنے بھی 2 بچے ہیں تو میں خود بھی پولیو ویکسینز پلاتی ہوں. ایک بڑی مت ہے, جب میں خواتین کے ساتھ, ماؤں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ جب میرے بچے پولیو کے قطرے پیتے ہیں تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے یا یہ بیمار ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا انفارمیشن دیں گی ویورز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا, اور اس کے لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. پولیو کے قطرے پلانے سے بخار وغیرہ نہیں ہوتا. جس طرح ہمارے دوسرے ای پی آئی کی امیونائزیشن جو ہمارے پروگرامس ہیں اس میں جو ویکسینز ہم لگاتے ہیں بچوں کو, اس میں بخار ہوتا ہے عموماً تو 1 آدھ دن کے لیے, تو وہ ہم پھر اینٹی پیریٹک بخار کی دوائی پلا کے وہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن پولیو کے ساتھ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی, اور یہ جو بھی بات ہے وہ واقعی مت ہے, اور اس پہ کوئی بھی یقین نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا, ایک اور مت ہے جس کو ہم آج بسٹ کریں گے, وہ یہ ہے کہ یا آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے یہ حقیقت ہو, میں تو سوال کر رہی ہوں کہ پولیو جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے لگ جاتا ہے, یا یو نو جیسے چھوت کی بیماری ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں جی, یہ حقیقت نہیں ہے. اور پولیو جو ہے اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن جو ہے وہ اوروفیکل روٹ ہے. اور وہ جو ہے نا وہ کنٹامنیٹڈ واٹر یا فوڈ کے تھرو یہ جو ہے نا پھیلتا ہے. یعنی آپ اگر گندا پانی یا ایسا کھانا جس میں یہ جراثیم موجود ہو وہ اگر کھائیں گے اور آپ کے آنتوں میں جائے گا تو یہ وائرس آپ کو ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ چھونے سے اور کھانستے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی. یعنی کہ کھانے سے اور سیم پانی پینے سے جو ہے وہ یہ بیماری پھیلتی ہے. اس کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ پولیو سے تحفظ صرف ایک بچے کا تحفظ نہیں ہوتا, اس کی پوری فیملی اور پوری کمیونٹی جہاں پہ وہ رہتا ہے اس کی حفاظت ایک ویکسینز کے ذریعے ہو سکتی ہے. میں چاہتی ہوں یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں. وہ تمام پیرنٹس جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, وہ تمام خواتین جو مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں, وہ ضرور ویٹ کریے گا جب تک ہم واپس آئیں, کیونکہ ہم بہت اہم ڈسکشنز کرنے والے ہیں آج کے شو میں. تھینک یو. ویلکم بیک, خوش آمدید. پولیو کے حوالے سے بہت اہم ڈسکشن کر رہے ہیں ہم بہت اہم مہمانوں کے ساتھ. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا نیکسٹ سوال کروں ڈاکٹر اقبال میمن سے. سوال یہ ہے جناب کہ کووڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے ملک کے معاملات کیا بن گئے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ہیں, گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ان حالات میں ویکسینز دیتے ہوئے ہم لوگ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈر رہے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنی ویکسینیشن مس کر دیتا ہے اس سارے ٹائم پیریڈ میں, تو کیا وہ ویکسینیشن بعد میں کبھی بھی جب اویلیبل ہو تو حاصل کر سکتا ہے؟ جی, آپ کا سوال حقیقت میں بہت اچھا ہے اور بہت ضروری بھی ہے, کیونکہ یہ خدشات رہتے ہیں کہ جی میں نے جب پلایا تھا خوراک اور بیچ میں 4-6 مہینے نکل گئے اور کچھ نہیں کیا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کیچ اپ ویکسینیشن. اور یہ کیچ اپ ویکسینیشن جو ہے وہ بالکل ہو سکتی ہے. آپ کو جو پہلے کر چکے ہیں اس کو دہرانا کی ضرورت نہیں ہے, اس کی حفاظت رہتی ہے. اس کے اوپر آپ مزید جو ویکسینیشن کرتے ہیں وہ اس کو اور تقویت دیتی ہے, مضبوط بناتی ہے. اس لیے آپ حقیقت میں کووڈ کے زمانے میں بدقسمتی سے کئی اور سلسلوں کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے ہمارے والدین بچوں کو ہیلتھ سینٹرز نہیں لے کے گئے ہیں, کبھی ہیلتھ سینٹرز میں لوگ پہنچ نہیں پائے ہیں وغیرہ وغیرہ. مگر اس دورانیے میں بھی ہو جانا چاہیے تھا. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے سیکنڈ سرج چل رہی ہے, تو یہ خوف ہوگا کہ بھئی میں باہر نکلوں گی تو مجھے کچھ ہو جائے گا. حقیقت میں اس کو ایک ضروری جو قدم ہے
वो समझ के लेना चाहिए और आप इनके लिए खुसूसन जाएं और जाकर अपने बच्चों की ये वैक्सीनेशन पूरी करवाएं और अगर पहले रह गई है तो अब करवाएं, डोज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब वहाँ जा रहे हैं तो अपने एहतियाती तदाबीर करें और वैक्सीनेशन लेके चले जाएं। आपकी इस वैक्सीनेशन से कोविड के लिए भी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। ये भी याद रखें, कोई भी वैक्सीनेशन आप कर रहे हैं उससे आपको कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपका जिस्म और मजबूत हो जाता है। इम्यूनिटी की एक लिहाज से एक्सरसाइज हो जाती है कि अगर मेरे ऊपर कोई हमलावर होगा तो मैं उसको किस तरह धक्का दे सकूंगा और धक्का दे के सकूंगा, निकाल सकूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मगर मेरे पास वो ताकत होनी चाहिए इम्यूनिटी की, ताकि मैं उसको ख़त्म कर दूँ। इसलिए इम्यूनिटी के लिए बच्चों के लिए वालिदैन को चाहिए कि अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ अपने जो भी अहबाब वगैरह हैं उनको ज़रूर याद दिलाएं कि देखिए बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए और इन दूसरे मूजी अमराज से बचने के लिए इंक्लूसिव पोलियो वैक्सीन वो ज़रूर जाकर वक्त पे पिलाएं। और पोलियो के लिए तो घर पे भी जब होता है अपना राउंड, तो उस वक्त घर पे अगर आते हैं तो वो लोग भी एहतियात करते हैं, मास्क पहनाते हैं, बच्चे को वालिदैन के हाथों पकड़ के उनको कतरे पिलाए जाते हैं। तो एक लिहाज से वो भी एहतियात है, उसमें भी खौफ न खाएँ और जाकर सेंटर्स भी पिला सकते हैं और खुसूसन एहतियात के साथ जाएँ, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज़ करें। और मैं इसको अमूमन कहता हूँ ये SMS किया करें, एस सैनिटाइज करें, एम मास्क पहना करें और एस सोशल डिस्टेंसिंग करें, SMS किया करें। ज़बरदस्त। अगर हम सिर्फ SMS ही याद कर लें तो मुझे लगता है कि हमारे ये जो कोविड का खौफ बैठा हुआ है हमारे दिल में इस वक्त, वो ज़रा थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज हम लोग एहतियात इतनी ज़्यादा कर रहे होंगे। एहतियात करो और लड़ो और लड़ो। बिल्कुल। डॉक्टर जमाल, आपकी तरफ मैं आऊँगी। जैसे कि अभी हमने कन्वर्सेशन में ये सुना कि पोलियो वैक्सीन से सिर्फ पोलियो से ही नहीं हम लोग महफूज हो रहे होते, बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमें हिफाजत मिल रही होती है। वो कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमें हिफाजत मिल रही होती है पोलियो वैक्सीनेशन के थ्रू? देखिए, पोलियो वैक्सीन से स्पेसिफिक बीमारियों की बात नहीं करें। जो प्रोफेसर इकबाल ने बात की वो ये की कि जी कोई भी वैक्सीन लगाई जाए तो उससे होता क्या है, होता यह है कि जिस्म में एक क़ुव्वत मदाफ़ियत का निज़ाम हरकत में आ जाता है। यानी यूँ समझिए, अगर आम अल्फाज में आप कहें कि आप सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा देते हैं अपने, जब सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ा देते हैं तो वो एक डिटेरेंस या एक रुकावट पैदा करता है, सिर्फ पोलियो नहीं किसी भी बीमारी, क्योंकि वो पूरा निज़ाम हरकत में आ गया। तो जितनी ज़्यादा इम्यूनाइजेशन होती जाएंगी, सिर्फ पोलियो के अलावा भी जो इम्यूनाइजेशन जो हमारे EPI के प्रोग्राम में शामिल है, वो तमाम इम्यूनाइजेशन एक तरह से क्रॉस प्रोटेक्शन भी करती हैं एक दूसरे का, कि क़ुव्वत मदाफ़त तो बेहतर हुई, लेकिन जब चूँकि गार्ड्स आ गए, सिक्योरिटी इंतज़ाम बेहतर हो गया, कैमरे लग गए, सर्वेलेंस बेहतर हो गई, तो आपकी जो इन्फेक्शन रेट्स हैं वो कम हो गए। ठीक है। यानी कि बॉडी अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेगी कि कोई भी चीज़ अगर उसको हिट करती है तो वो अपने हिफाजती इक़दामात खुद कर सकती है, रिलेटिवली बेहतर हो जाएगी उसकी इम्यूनिटी। लेकिन जाहिर है कि ये इम्यूनाइजेशन एक चीज़ है, उसके अलावा हम जो ज़ोर देते हैं वो ग़िज़ाइयत पे देते हैं। ख़ास तौर पे छोटा बच्चा अगर है तो माँ का दूध हम ये कहते हैं कि बेहतरीन वैक्सीन है। ठीक है, क्योंकि वो ग़िज़ाइयत तो पूरी तरह से प्रोवाइड करती है, इसके अलावा बेशुमार बीमारियों से बचाती है। तो 2 साल से कम उम्र के बच्चे जितने हों और 6 माह से कम का बच्चा तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी मुकम्मल तौर पे उसको माँ का दूध दिया जाए, कोई पानी या कोई और दूध ना दिया जाए। और 2 साल तक जैसे मज़हब कुरान में भी है कि माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाएं, ठीक है, वो उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा उनकी ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन, जितने बच्चे की न्यूट्रिशन बेहतर होगी वो उसको एक प्रोटेक्शन और उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा। जितना कमज़ोर होगा, दूसरे ममालिक आप देखें जो कमज़ोर होता है उस पर सब हमला करते हैं, जो ताकतवर होता है वो उससे पीछे हट के ज़रा रहते हैं। सही बात है। सेम गोज़ विद एवरी डिजीज़। बिल्कुल। डॉक्टर नीला, मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि आप भी एक खातून हैं और जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि पोलियो वैक्सीनेशन अपने बच्चों को नहीं दिलवाना चाहते, नहीं करवाना चाहते, बड़ी रुकावटें आती हैं इस काम में, और ये बहुत बड़ा मिशन है आज पाकिस्तान के लिए एंड आई थिंक अफगानिस्तान के लिए भी एट द सेम टाइम, राइट? किन किन रुकावटों से हम लोग लड़ते हैं और किन किन रुकावटों को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं एज अ टीम, एज अ हेल्थ वर्कर? जी देखिए, पोलियो वैक्सीन के लिए हमारे घर घर हमारी टीम्स जाती हैं
ठीक है, जब हमारे 3 दिन होते हैं इम्यूनाइजेशन के, वो डेट्स हमारी हर जगह पे जो है ना आवेज़ा होती हैं, टीवी पे, पोस्टर्स पे, हर जगह पे जो है ना, रोड्स पे आपको पता चल जाएगा कि हमारे NIDs या SNIDs कब हो रहे हैं। उन 3 दिनों में हमारी जो है ना टीम्स होती हैं पोलियो की, वो ज़्यादातर लेडीज़ ही होती हैं। वो घरों में जाती हैं और वो बच्चों को, जो बच्चे अवेलेबल होते हैं उनको सेम डे पोलियो के कतरे पिलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनके पास शेड्यूल होता है, एक दिन ये एरिया करना है, दूसरे दिन दूसरा एरिया करना है। लेकिन जो बच्चे घर में मौजूद नहीं होते तो वो हमारी टीम्स इतनी मेहनत करती हैं कि उसी दिन वापस जाके अगर बच्चा कहीं गया हुआ है तो वापस शाम में जाके उस बच्चे को उसी दिन जो है ना ढूंढ के फिर कतरे पिलाती हैं। मतलब ये एक बहुत मेहनत वाला काम है। और उसके बाद हमारी ट्रांसिट पॉइंट्स होती हैं जहां हमारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस वगैरह के बसेस पे या बाय रोड कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे ट्रांसिट पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमारी टीम्स मौजूद होती हैं। जो बच्चा उसके पोलियो कतरा उस दिन मिस हुआ है घर पे, तो वो वहाँ पे उनको कैच करती हैं, बच्चों को वहाँ पिलाती हैं और नेल मार्किंग चेक करती हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने पी लिया होता है उसके हमने नेल मार्किंग कर देनी होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ट्रांसिट पॉइंट्स ने कि इस बच्चे ने घर पे कतरा नहीं पिया, तो उसको वहाँ पे कैच करती हैं। फिर उसके बाद जो है ना हमारी फिक्स साइट्स हैं। अगर फिक्स साइट्स हैं, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट की और जो है ना हमारी रोटरी वगैरह की फिक्स साइट्स हैं, और इवन सारी बड़ी छोटी हॉस्पिटल्स में फिक्स साइट्स हमारी हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, पूरे कराची डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे अगर बच्चा आता है माँ के साथ इलाज के लिए या रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए, हम उनको वही वैक्सीन जो हमारे पूरे उसमें राउंड में चल रही है, वेदर इट इज़ ट्राईवैलेंट, मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट, हम वही उस बच्चे को वहाँ पिला के और नेल मार्किंग करते हैं। तो ये हमारी फिक्स साइट्स की टीमें हैं। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि इन 3 दिनों में कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन से रह ना जाए। और इसके साथ हम EPI की हमने इम्यूनाइजेशन में भी हमने इनको सारे वैक्सीन्स के डोज मुकम्मल करने हैं। इट इज़ हेल्पफुल फॉर पोलियो और कोविड ऑल्सो। कोविड-19 के प्रोटेक्शन के लिए भी हम ये कह रहे हैं कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए काइंडली पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको वो रूटीन इम्यूनाइजेशन के सारे टीके वक्त पे मुकम्मल करें। हमारे हॉस्पिटल्स में हमारी टीमों के पास सारे SOPs मौजूद हैं। वो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग SMS को फुली तरह, जिस तरह डॉक्टर इकबाल साहब ने कहा, फॉलो कर रहे हैं। जो घर पे टीमें जा रही हैं उनको एक हमारी टीम मेंबर नॉक करती है, चॉकिंग करती है। हम उनके पेरेंट्स को कहते हैं अपने बच्चे का मुंह खुद खोलें, और दूसरी टीम की जो है वो गर्ल है वो उनको पिलाती हैं, लेडी, और वो डिस्टेंस पे पिलाती हैं और नेल मार्क करती हैं और उनकी एंट्री करती हैं। तो इट इज़ वेरी इजी, वो सारा कुछ फॉलो कर रही हैं हमारी टीम। सो मैं उनके साथ होती हूँ और मुझे पता है कि हमारा काम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर डोनर एजेंसीज लाइक WHO, यूनिसेफ एंड रोटरी, जो हर वक्त हमारे कदम हमारे साथ हैं, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सिंध गवर्नमेंट वो भी हमारे साथ होती हैं। हमारे DCOs और उनकी पूरी टीम्स, इवन हमारे पुलिस रेंजर्स और उनकी पूरी टीम हमारे सिंध में, वो हमारे साथ हैं। जहाँ जहाँ हम उनको जो है ना कॉल करते हैं वो लब्बैक कह के हमारे साथ होते हैं। वाह वाह, थैंक यू सो मच। और वाकई मैं कहती हूँ कि मुल्क के असल हीरोज़ वो हैं जो कि इन हालात में भी पोलियो के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम बरकरार रख रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी कोशिशों की बदौलत कितने सारे बच्चों को और कितने सारे घरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आके मज़ीद डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन चल रही है। मैं ख़ुद एक पेरेंट हूँ और मुझे बड़ी फ़िक्र रहती है अपने दोनों बच्चों की कि कहीं इनके पोलियो के कतरे मिस तो नहीं हो गए। और जब मैं बैठती हूँ पेरेंट्स के साथ और उनसे बात करती हूँ इस बारे में, तो मैं देखती हूँ उनके जहनों में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे वसवसे जिन्हें हम कहेंगे वो हैं पोलियो के बारे में, जिनको आज हम ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ बैठे हैं। मैं चाहती हूँ मैं वापस आऊँ डॉक्टर इकबाल की तरफ और उनसे ये सवाल करूँ कि जो कतरे हमें दरवाजे पे आके पिलाए जाते हैं वो तो जनाब होते हैं और मुफ्त, राइट? और पाकिस्तान में मुफ्त चीज़ तो सभी को चाहिए होती है, बिलफर्ज वो मिस हो जाते हैं। तो क्या हम हस्पताल जाके वही कतरे पेड ख़रीदते हैं अपने बच्चों के लिए?
नहीं, ये मेरे ख्याल से इसके ये पोलियो के कतरे जो है ना वो तकरीबन मुफ्त हैं हर जगह पे। हॉस्पिटल में भी? हाँ, और हॉस्पिटल में ये कतरे जो हैं वो EPI की तरफ से अलग प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी इनके सेंटर्स बने हुए हैं। अच्छा। तो आप वहाँ से भी पिलवा सकते हैं, मगर उनकी कई मरतबा एंट्री जो है ना वो शायद थोड़ी सी कच्ची होती है, मगर पिलवा सकते हैं, मुफ्त में होते हैं। और ये डोजेज, हाँ, इंजेक्शंस जो हैं वो अगर EPI वाली हैं तो उनकी कोई कॉस्ट नहीं है। और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल से, मेरी ज़िंदगी में मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान की उम्र के बराबर है, तो जहाँ मुझे याद आ रहा है मैंने कभी इससे बेहतर प्रोग्राम नहीं देखा जहाँ पे गवर्नमेंट हर बच्चे के लिए 35,000 से लेकर 40,000 रुपए की वैक्सीन मुफ्त में प्रोवाइड कर रही है 11 बीमारियों के ख़िलाफ़, और वो आपको मुफ्त मिलेंगी आप जब उनके सेंटर्स पे जाते हैं। ठीक है। पोलियो के अलावा बाकी सारी वैक्सीन जो हैं वो आपको सेंटर्स पे मिलेंगी, घर पे नहीं मिलेंगी। तो ये समझना कि जी पोलियो के कतरे हमने पिला लिया तो सब कुछ हो गया, वो गलत है। आपको रूटीन वैक्सीनेशन, बाकी ऐसी बीमारियां जो दूसरों को लगती हैं, खसरा एक बहुत आम एग्जाम्पल है, काली खांसी दूसरा है, और तशन्नुज का तीसरा है, और भी हेपेटाइटिस बी, काला यरकान, ये सिर्फ मिल मिला के 11 वैक्सीन एंटीजेंस हैं जो दी जाती हैं, वो लेनी ज़रूरी हैं। मगर इसमें बीच में हमारे पास खदशात बहुत आए। आपने वो बात की कि लोग मिस क्यों कर जाए, तो खदशात दूर कर दिए गए हैं उलमाओं की तरफ से। हमारे पास बाकायदा डिक्रीज़ हैं, फतवाएँ हैं, 40 बड़े अल अज़हर से लेके हमारे जो मुख्तलिफ फ़िक़्ह के उलमा हैं उनने बाकायदा लिखी है, और 40 मेरे पास प्रिंटेड हैं, उर्दू में भी, अंग्रेज़ी में भी, बल्कि अभी मैंने देखा था सिंधी में भी थी। तो ये 40 उलमाओं की फतवाएँ हैं कि ये देना सही है, और इनके अंदर कोई ऐसे अज्जा नहीं है जो हराम हो या हलाल की कहानी करते हैं। अब उसको दिल से निकाल लें, क्योंकि ये अच्छी सही जगह से ख़रीदे जाते हैं, ख़राब कभी आपको दी नहीं जाती हैं। अगर ख़राब हो भी जाए तो वो नज़र आ जाती हैं आपको आँखों से। उसके ऊपर विंडो बनी होती है, एक सर्कल बनी होती है पर्पल कलर की, और दरमियान में चौकोर होता है जो सफ़ेद होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि ये बात मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहती हूँ कि बड़ी गौर से सुने, क्योंकि ये वहम भी आप लोगों के दिलों में आता है कि कहीं ख़राब तो नहीं है वैक्सीन, उसको चेक कैसे कर सकते हैं जी? तो देखिए आप वो सर्कल देखेंगे जो पर्पल कलर का है, और दरमियान में एक चौकोर सफ़ेद कलर का है, ठीक है। जैसे जैसे ये वैक्सीन अगर खुली रह गई और उसको ज़रा ज़्यादा गर्म हो गई तो वो चौकोर जो है ना वो रंग बदल के उस सर्कल जैसा हो जाएगा, तो बीच में आपको चौकोर नज़र नहीं आएगा। अगर चौकोर और सर्कल यकसा हो गए, इसका मतलब है ये वैक्सीन जो है वो अब उसकी हिफाजत ख़त्म हो गई। ख़राब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिफाजत ख़त्म हो गई। तो अगर मैं इत्तफाक से, और मैंने ये एक दो मरतबा पहले TV पे किया है कि मैं 20 डोज एक वायल के अंदर, एक छोटे बोतल के अंदर 20 डोज होते हैं, यानी 40 कतरे होते हैं। ख़राब वायल लेके आया, मैंने बोला देखो ये ख़राब हो चुका है, और ये 20 के 20 डोज मैंने उनके सामने पिए हैं। पी के मैंने बोला देखो अगर मैं खुद पी रहा हूँ और मेमन होके पी रहा हूँ और जानकारी रख के पी रहा हूँ, तो इसका मतलब है इसके अंदर नुकसान नहीं होगा। सही बात। घाटे का सौदा नहीं करता मैं, घाटे का सौदा, ठीक है, अल्लाह खैर करे। तो मैंने वो 20 के 20 डोज एक टाइम पे पूरे पिए हैं बोतल के, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और खदशात आते हैं, या 3 कतरे पिला लिए, 4 कतरे पिला लिए, हाय अल्लाह, कोई मसला नहीं है। मैंने 20 कतरे ख़राब वाले भी है ना जिसकी हिफाजत ख़त्म थी, मैं रेगुलर कतरे भी 20 डोज अभी पी लेता हूँ, कोई नुकसान नहीं करता। अच्छा। तो क्योंकि उसके अंदर अमूमन इतनी उसके अंदर मॉडिटेशन की जाती है और तस्दीक की जाती है कि इसके अंदर बीमारी का अंसर न रहे, सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला काम रहे इस वैक्सीन के अंदर। तो ये भी दिल से निकाल दें कि इसके अंदर कोई ऐसी अज्जा है जो नहीं पिलाने चाहिए, ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से वो बीमारी करेगी, ख़राब हो गई है तो हमारे को कोई नुकसान हो जाएगा। आपने पहले बुखार की बात की, पोलियो के कतरों में मेरे ख्याल से मैं बजाते ख़ुद हज़ारों कतरे पिलवा चुका हूँ, अपने बच्चों को पिलवा चुका हूँ, भाइयों के बच्चों को, बहनों के बच्चों को, पूरी फैमिलीज़ को पिला चुका हूँ। तो वहाँ पे कोई मसला नहीं है, बुखार नहीं होता और कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्यों? अगर आपका बच्चा बग़ैर प्रोटेक्शन के है तो कहीं से भी पकड़ सकता है, स्कूल से पकड़ सकता है, डे केयर से पकड़ सकता है, आपके लोग वर्कर जो घर पे आते हैं उनसे पकड़ सकता है,
کہیں پہ باہر کھیلنے جاتے ہیں ان سے پکڑ سکتا ہے, پارک میں جاتے ہیں وہاں سے پکڑ سکتا ہے, کیونکہ یہ پانی میں ہوتا ہے اور کھانے کی چیزوں میں ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس سے آپ کے منہ سے داخلہ ہو گیا, پیٹ میں آیا, چلا گیا. اور میرے خیال سے ایک چیز اس کے ساتھ میں ابھی موقع ملا تو میں بول دوں, ڈاکٹر صاحب نے ماں کے دودھ کے لیے حفاظت بتائی ہے, بہت ضروری ہے. اس کے اندر جو امیونٹی کی قدرت نے رکھی ہے بڑے, اس کے 2 قسم ہیں. ایک سیلز ہوتے ہیں خلیے, وائٹ سیلز انفیکشن کے لیے ہوتے ہیں, وہ زندہ جاوید پیٹ میں جاتے ہیں بچے کے جب ماں دودھ پلاتی ہے, اور وہ پیٹ کے اندر اس طرح چلتے ہیں جو ہمارے میرے خیال سے بچے جو اور مدرس جو لڑکیاں ہیں میرے حساب سے ان کو پیک مین گیم یاد ہے, تو یہ سیلز جو ہے نا وہ اتنے زندہ جاوید ہے کہ پیٹ کے اندر اگر کوئی بھی انفیکشن ہے, اس کو وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو, یہ اینٹی بائیوٹک سے بیکٹیریا کو پکڑتے ہیں نا, یہ وائرس اور بیکٹیریا دونوں کو پکڑ کے پیک مین کی طرح کھا جاتے ہیں. تو آپ اگر بچے کو کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کچھ چلا گیا ہے, تو ماں کے دودھ میں وہ سیلز آتے ہیں, وہ اینٹیجنز اینٹی باڈیز آتی ہیں جو وائرسز, بیکٹیریا اور بھی کوئی انفیکشن ہو تو اس کو وہیں پہ ختم کرتے ہیں, ملیا میٹ کرتے جاتی ہیں. یوں سمجھے کہ آپ کی پوری آرمی جو ہے نا وہ ماں کے دودھ سے بیماری کے خلاف پیٹ میں گزرتی چلی جاتی ہے, اور یہ ہے کہ وہ شکم سے گزر کے اور آگے آنتوں میں بھی چلی جاتی ہے. اور یہ چیزیں آپ کے بچے کے لیے بہترین چیز ہے. اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے صحیح بولا کہ پانی مت پلائیے اور غذا مت دیجیے پہلے 6 ماہ میں. پہلے 6 ماہ میں صرف دودھ ہونا چاہیے ماں کا. بہترین چیز اس کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ آپ ماں کا دودھ دیں. اور پہلے والے جو پیلے رنگ کا آتا ہے, کلوسٹرم کہتے ہیں, اس کے اندر بہت ہی زیادہ امیونٹی ہوتی ہے, کافی خلیے ہوتے ہیں. جو میں پیک مین کی طرف آپ کو مثال دی کہ یہ سمجھ میں آتا ہے, ہمارے زمانے میں پیک مین نہیں تھا, آج کل کے زمانے میں یقیناً پیک مین, اب وہ نکل کے دوسرے گیمز آ گئے, مگر بہرحال کئی ایک نام آ گئے مجھے نہیں پتا, مگر پیک مین مجھے یاد ہے. بالکل. تو وہ ذرا آئیڈیا اگر لوگوں کو ہو کہ ماں کا دودھ ان کو کیا پرووائڈ کرتا ہے, تو پہلی ایک ویکسین جو قدرت نے دی ہوئی ہے وہ براہ مہربانی اپنے بچوں کو ضرور دیں, کیونکہ ان کو نہ صرف اچھی غذائیت ملتی ہے, اچھی امیونٹی ملتی ہے, دفاع ملتا ہے بیماریوں کے خلاف, اور غذائیت بھی ایک امیونٹی ہے. آپ کا بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کے اندر آپ کے جسم کی امیونٹی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر جمال کی طرف میں آؤں گی. ڈاکٹر جمال, سالوں سے, جب سے میں چھوٹی تھی میں تو تب سے سن رہی ہوں کہ پولیو کے خلاف مہم, جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اور آج تک ہم وہی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان ایز اے کنٹری باقی ممالک سے کس طرح سے اور کس حد تک پیچھے ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ابھی اتفاق سے میں یہی ڈیٹا دیکھ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں سے شیئر کریں جو لوگ, اور پھر ہم 1-2 متس کی بات کریں گے کہ پرابلم کیا ہے. بالکل. دیکھیے اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو 2016 میں پاکستان میں 20 کیس تھے اور ساری دنیا میں 37 کیس تھے. پاکستان, افغانستان اور نائجیریا 3 ممالک تھے 2016 میں. 2017 میں نائجیریا کے کیس رپورٹ ہونے بند ہو گئے, پاکستان میں 8 کیس, افغانستان میں 14 کیس. ہم نے سمجھا کہ جی اب معاملہ ختم کی طرف چلا گیا ہے, باقی دنیا سے بھی ختم ہو گئی, انشاءاللہ ہم بھی ختم کر لیں گے. 2018 آیا, چلیں حالات بہت زیادہ بہتر نہیں ہوئے لیکن بہت خراب بھی نہیں ہوئے. پاکستان میں 8 سے بڑھ کے 12 کیسز ہو گئے, افغانستان میں 14 سے بڑھ کے 21 کیس ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹوٹل نمبر 33 تھا. کم 2019 we had a major disaster. Pakistan reported 147 cases as opposed to 12 in 2018. 8 اور 12 سے 147 پہ جم کر گئے. افغانستان نے 29 کیسز, اور 2020 جو ابھی گزر رہا ہے ہمارا, آج کی تاریخ تک آلریڈی وی ہیو رپورٹڈ 79 کیسز فرام پاکستان اینڈ 52 فرام افغانستان. تو جو افغانستان میں کم ہو گئے تھے کیسز, اب یہ اگر آپ سینیریو دیکھیں تو چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ بیلٹ ہے اور ایک پورس بارڈر جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے لوگ مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں. بزنس کے حوالے سے کچھ حالات کے مسئلے تھے, وہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت تھی, ظاہر حالت جنگ میں تھا افغانستان بڑے عرصے, پاکستان میں یہ دھماکے اور یہ معاملات چلتے رہے. تو ایک پوری پاپولیشن ہے کراس بارڈر جو ٹریول کرتی ہے, اور وہ کبھی ادھر زور ہوتا ہے انفیکشن کا, کبھی ادھر زور ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بار بار کیوں پلائیں, یہ بار بار مہم کیوں چل رہی ہے, یہ آپ کے سامنے ڈیٹا میں نے شیئر کیا ہے کہ ساری دنیا میں پولیو ختم ہے,
صرف یہ 2 ممالک ہیں جس میں پولیو اور ان کی سچویشن آج کی تاریخ میں یہ ہے. اور یہ بالکل جیسے اقبال صاحب نے بھی شروع میں کہا تھا کہ کوئی پوری دنیا میں انہی قطروں سے یہ جنگ جیتی گئی ہے, تو کوئی وجہ, اور وہی جراثیم وائرس ہم جانتے ہیں جینیٹک انالیسس کے ساتھ کہ یہ وہی وائرس ہے جو باقی دنیا میں تھا. یہ بھی نہیں کہ ہمارا وائرس مختلف ہے, ڈیٹیل اس کی انالیسس ہوتی ہے. تو جب اسی وائرس کے خلاف دنیا کے تمام دیگر ملک, جس میں ہمارے برابر میں ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے, جو بڑی آبادیوں والے ممالک ہیں اور بڑے مسائل والے ممالک ہیں, اسی طرح کے مسائل جو تقریباً ہمارے کم و بیش ہیں, جب وہاں یہ ختم ہو سکتی ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں ایک تو یہ کراس بارڈر ٹریولنگ کا ہم نے بتایا, تو یہ ضروری ہے کہ یہ مہم پوری طریقے سے ہم چلا نہیں پا رہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا گیپ آ جاتا ہے. اس سال تو کووڈ کا بتایا کہ جی وہ پرابلم عوام آ کی گئی, طرف سے سر, رائٹ؟ وہ عوام کی طرف سے. اب جو 2-3 بڑی متس ہیں وہ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں. متس کہہ لیں, مس انفارمیشن کہہ لیں, ریفیوزل وجوہات کہہ لیں, جو بھی اس کی کہہ لیں. پہلی بات تو پروفیسر صاحب نے کہی کہ جی ایک عرصے تک ہمارے یہاں یہ غلط فہمی کریٹ کی جاتی رہی. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت لوگوں میں پھیلائی گئی یہ خبر کہ جی حرام ویکسین ہے یا اس میں حرام اجزاء شامل ہیں. بے شمار فتوے دنیا کے تمام ممالک کے, سعودی عرب وغیرہ, جامع الازہر موجود ہیں جو کہ یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے. لیکن اب بھی کچھ چیدہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے. تو ان کو جس بھی مولوی سے, جس مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں, وہ چاہیں اپنے بڑے ان کے جو بھی مکتبہ فکر ہے, ہمارے پاس تمام مولویوں کے فتوے موجود ہیں, وہ اچھا کے ان سے یہ پوچھ لیں کہ بھئی کوئی اس میں غلط چیز تو نہیں ہے. پہلی مت. جی, ابھی یہ ویکسین جو ہے نا پہلے آتی تھی اور دوسرے ممالک سے بن کے, اب یہ ویکسین گزشتہ 2-3 سال سے انڈونیشیا سے بن کے آ رہی ہے, جو ہمارا مسلمان ملک ہے وہ اپنے ملک میں بھی استعمال کرتا ہے اور پاکستان کو بھی اس کی سپلائی آ رہی ہے. اس لیے وہ جو مت ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو, حلال ہے حرام ہے, وہ دور ہو چکی ہے, لوگوں تک یہ خبر پہنچ چاہیے. سوری یار. جی, دوسری جو مت ہے وہ جو کہ پڑھے لکھوں میں بھی بہت زیادہ ہے, مت کہہ لیں یا ایک ریزرویشن کہہ لیں اس کو, کہ جی بار بار ہم کیوں پلائے چلے جائیں, اور کیا ہمارے بچوں کو نقصان, اتنی دفعہ تو پلا چکے ہیں. تو وجہ میں نے آپ کو بتا دیجیے کہ اتنی دفعہ پلانے کے باوجود ہم نے کیسز دیکھے جن کو 8-8, 10-10 ڈوز مل چکے تھے, لیکن ان کی آنتوں میں ایبزارپشن نہیں ہو سکی اور ان کو پولیو ڈیولپ ہوئی. تو لہٰذا جب تک ہماری بیماری سے جان نہیں چھوٹ جاتی, انوائرمنٹل سیمپلز نیگیٹو نہیں ہو جاتے, ہمیں پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پلانے ہیں. بالکل بھائی, کمال کی فیکٹس اور ڈیٹا آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں. یہ ڈاکٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی پڑھ کے گزاری ہوتی ہے. ان کو ہم سے کئی زیادہ ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب یہ لوگ گفتگو کیا کریں تو ہم ان کی بات غور سے سنا کریں اور ان ساری چیزوں پہ عمل بھی کیا کریں. مجھے خود آج بہت ساری انفارمیشن مل رہی ہے. چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں, واپس آ کے گفتگو کو جاری کرتے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. میں ہوں دعا ملک اور ہم بات کر رہے تھے پولیو کے حوالے سے. میرے ساتھ اس وقت فون پہ موجود ہیں مفتی ابو محمد صاحب, جو بہت ہی ضروری ہے جن سے آج بات کرنا ہم سب کے لیے, بیکاز ہم سب بہت سارے خیالات رکھتے ہیں پولیو کے حوالے سے, ریلیجیس خیالات رکھتے ہیں پولیو کے حوالے سے, جو کہ شاید ہماری غلط فہمیاں ہیں. آج ان غلط فہمیوں کو رد کرنے کے لیے مفتی صاحب میرے ساتھ فون پہ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اپنا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور ان سارے لوگوں کو جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو ویکسینیشن جو ہے وہ کسی طور سے شاید دین میں الاؤڈ نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, آپ ان لوگوں کو کیسے آگاہی دیں گے پولیو کے حوالے سے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل بات یہ ہے کہ علاج کوئی بھی ہو وہ سنت رسول ہے. ہمارا مذہب جو ہے یہ رہبانیت کا مذہب نہیں ہے, اسلام ہے, اور اسلام ہمیں کسی کے تابع کرتا ہے. کوئی بھی ایسا علاج نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہو. ہر وہ علاج جو صحت کے لیے ضروری ہے وہ اس کا کرنا, اس کے اسباب کا اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ پولیو کے قطرے پلانا جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں, یہ ریاست کا کام ہے. اور ہمارے ریاستی ادارے صحت کے اعتبار سے جتنے ادارے ہیں وہ اس پر کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اور ہمارے پاکستان کی بھی اور آؤٹ آف کنٹری بھی جتنی
अथेंटिक लिबर्टीज हैं वो इसकी वैक्सीनेशन की बिल्कुल एक रिपोर्ट जारी कर चुके हैं, कई मरतबा ये बतला चुके हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हम एक गैर शाउरी तौर पर, गैर दानिस्ता तौर पर, अवेयरनेस न होने की वजह से, समझ न होने की वजह से, समझ बूझ न होने की वजह से हम अपनी कौम को अपाहज बनाने के मूड में हैं। और ये इस किस्म के जितने भी लोग हैं वो शाउरी तौर पर कर रहे हैं या गैर शाउरी तौर पर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान की कौम से, कौम के बच्चों से वो अपनी दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए इदारों को, कौम को और कौमी इदारों को रोकथाम के लिए कोई ना कोई सद्देबाब करना चाहिए। और इस बात की अवेयरनेस की जरूरत है कि शरई तौर पर आज तक किसी ने भी, किसी भी मुस्तनद इदारे का कोई ऐसा फतवा नहीं है जिसमें पोलियो वैक्सीन से मना किया गया हो। तमाम पाकिस्तान के जितने हमारे तालीमी इदारे हैं, जय्यद इदारे हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उलमा इकराम हैं, हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, वो इस बात पर बेशुमार मरतबा लेक्चर दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि पोलियो वैक्सीन जो है, इसकी जो पोलियो की जंग है, ये कतरों के संग हमें लड़नी है और हमें अपने, हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल सेहतमंद पाकिस्तान है उसके लिए बहर सूरत हमने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और मैं जितनी कौम भी आपके तवज्जुह से सुन रही है उन्हें ये अर्ज करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये आपके और मेरे बच्चों के लिए, आपके और मेरे पाकिस्तान के लिए, खूबसूरत पाकिस्तान के लिए, सेहतमंद पाकिस्तान के लिए इंतहाई अजहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। मैं जाने से पहले आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ, बल्कि एक पैगाम आपके ज़रिए फैलाना चाहती हूँ। हमारे मुल्क के जितने भी उलमा कराम हैं और मुफ्ती हजरात हैं, आपके ख्याल में इनको क्या कोशिशें सरअंजाम देनी चाहिए कि हमारे मुआशरे से और हमारी हमारे लोगों से इस बीमारी का खात्मा हम सरअंजाम दे सकें? मेरी मालूमात के मुताबिक और हमारे राब्ते में जितने भी हजरात उलमाए कराम, खुतबाए कराम हैं, वो जुमे के खुतबा में इस बात पर जोर भी देते हैं, पहले भी कहते आए हैं और आज भी मेरी मालूमात के मुताबिक मुतअद्दिद उलमाए कराम आज के जुमे खुतबा में पोलियो के हवाले से अपनी गुफ्तगू भी करेंगे, लोगों में अवेयरनेस भी फैलाएंगे, शऊर भी फैलाएंगे। और इस हवाले से आम तौर पर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में और गवर्नमेंट की तरफ से भी और उलमा इकराम पर जितनी जिम्मेदारी आयद होती है वो भी हर तरह से भी, जहां जहां जिसकी जितनी पब्लिक डीलिंग है उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपना फर्ज निभाते हुए पाकिस्तान के लिए लोगों में ये अवेयरनेस शो करे और अपने आप को पेश करे और ये आवाज लगाए। हर जगह पर ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, अपनी कौम को, अपने मुल्क को अपाहज और माजूर होने से बचाना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो हमारी बातों के साथ साथ ख़ास तौर पे मुफ्ती साहब की बातों पे अमल भी करेंगे और ज़रूर इनके जहनों पे कहीं ना कहीं इस बात का असर हुआ होगा कि दीन में कतई तौर पे कहीं भी मना नहीं है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बतौर इलाज हम यूज़ कर रहे हों। और वैक्सीनेशन तो फिर बिल्कुल ही एक मेडिसिन है ना हमारी बॉडी के लिए। जी डॉक्टर नीला, मुझे ये बताइए कि जितनी भी मुहिम हम चलाते हैं मुल्क में पोलियो के ख़िलाफ़, जो हम जंग लड़ रहे हैं, इसमें कितनी मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ती हैं और कौन कौन सी अनसेड मुश्किलात हैं जिसके बारे में शायद आवाम को पता भी नहीं होगा? जी, थैंक यू सो मच दुआ, बहुत अच्छा आपने जो है ना वो डिस्कशन में सवाल डाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो देखें हमारी टीम्स में जो वर्कर्स हैं वो भी इंसान हैं। वो इस कोविड के मुश्किल तरीन मरहले में भी घर घर जाके बच्चों को अगर पिला रहे हैं तो उनका साथ दें। और बाकी जो है ना हमारे पास और अल्लाह का शुक्र है टीम्स बहुत अच्छी हैं, मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। अब आवाम का ये है कि वो उनका साथ दें। आपके घर पे जो है ना दस्तक दे के कोई चीज़ आती है तो उसको आप फजूल ना समझें, ये सोचें कि खुदा की तरफ से दस्तक है और उसको कबूल कर लें। और उसके लिए ये आपके बच्चों, आप पे फ़र्ज़ है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना इस मूजी बीमारी से, इस ऐसी बीमारी से जिसका आज तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हो सका। और ये सिर्फ़ इस वैक्सीन के थ्रू हम इन बच्चों को इस वायरस से, इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये मुफ्त में मिल रही है, घर घर जा रही हैं टीमें, तो ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सब पेरेंट्स को, सब लोगों को कि प्लीज़ इस दफ़ा इस कैंपेन को कामयाब बनाएं और पूरे कराची में जो है ना अपने बच्चों को हर डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन तरीके से आप साथ दें हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। और आपने हर बच्चे को इस दफ़ा पिलाना है, कहीं भी एक बच्चा मिस ना हो जाए। मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि अगर हमने इस तरह से हर बच्चे को इस दफ़ा अपने पोलियो के कतरे पिलाए और किसी ने भी मना नहीं किया, कोई रिफ्यूज़ल नहीं मिला, कोई एनए नहीं मिला, कोई मिस नहीं मिला, तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आइंदा हमें कैंपेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं होगी।
ज़बरदस्त। डॉक्टर जमाल, आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, तो आपने बताया कि 2018 के और 2019 के रेट्स बहुत कम थे, मतलब जो रेशो था बीमारी का वो बहुत कम था और एकदम से बहुत ज़्यादा उसने राइज़ किया है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? वजूहत प्राइमरीली तो रिफ्यूज़ल है। एक तो हमने बताया कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और रिफ्यूज़ल का रेट बढ़ गया, और रिफ्यूज़ल रेट की वजह वही थी जो हमने बताई कि फटीक फैक्टर हो जाता है, लोग थक जाते हैं, लोगों में शकूक व शुबात है, लोग एक पोलियो जो कतरे पिलाने आता है उसकी अपीयरेंस पे बहुत ध्यान देते हैं कि जी वो इस तरह के कपड़े पहने हुआ था। और वो बात ये है कि वो जाहिर है कि इतनी बड़ी जब फोर्स मोबिलाइज़ करनी है तो कोई डॉक्टर या बाकायदा नर्सेस तो नहीं उस पर जा सकती, उस पर हम वॉलंटियर वर्कर्स लेते हैं, और जो बेचारे अपनी जानों पर खेल के आप तक कतरे पहुंचा रहे हैं। अभी प्रोफेसर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया, मुझे याद दहानी कराई कि कोई 250 पोलियो वर्कर अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जान खो चुके हैं इस जंग के अंदर। तो मतलब जाहिर है कि वो अपनी जैसे इन्होंने बताया कि कोविड के अंदर अभी वो जा रहे हैं अगर, तो वो ख़तरे अपने आप के लिए, ज़िंदगी को और अपने बच्चों के लिए भी ख़तरे का बायस बन रहे हैं। और अगर आप उनकी अपीयरेंस के ऊपर सिर्फ मना कर देंगे कि जी इसकी कमीज़ ठीक नहीं है या इसने कपड़े ठीक नहीं पहने, तो ये ज़्यादती है। इसको समझें कि ये वैक्सीन जैसे बताया गया था, प्रोफेसर साहब ने बताया कि अगर आप चाहें तो वैक्सीन को चेक कर लें लेके कि जी मुझे दिखा दो वैक्सीन ठीक है या नहीं है, लेकिन लाजमी पिलवाए जाएँ, क्योंकि इस वक्त बड़ी अच्छी जो मुहिम हमारी चली थी गवर्नमेंट की, वो टाइफाइड की इम्यूनाइजेशन की चली थी, और बड़ी कामयाब मुहिम, यानी कुछ दिनों के अंदर हमने 1 करोड़ बच्चों को वैक्सीन वो लगवाई थी, ओवर 10 मिलियन। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि अगर एक कामयाब मुहिम 100% हम चलाने में कामयाब हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमें मज़ीद मुहिमात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वजह यही है बार बार करने की कि हमारी मुहिम पूरी तरह से तमाम बच्चों को हम काबू करने में नाकाम रहते हैं, रिफ्यूज़ल हो जाते हैं, कुछ इधर से उधर मिस हो जाते हैं। अगर हम तमाम को एक साथ वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जब हम वैक्सीन देते हैं तो वो जो उसका इखराज होता है पखाने के ज़रिए फुजला में, वो जिस तरह से एक जो लाइव वैक्सीन दूसरी है वो जैसे फैलती है, वैसे ये वैक्सीन जो इम्यूनाइजेशन वाली है वो भी फैल के दूसरे बच्चों को प्रोटेक्शन देती है। तो ये प्रोसेस हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है कि आपने पिलाया 10 लोगों को, लेकिन वो फैल के उसने 100 लोगों को प्रोटेक्शन दी। ज़रूरी ये है कि ये सब एक ही वक्त में, यानी एक मुकर्ररा मुद्दत में ये वैक्सीन पिलाई जाए, ताकि वो मज़ीद जो बच्चे रह भी जाते हैं थोड़े बहुत, उनको भी वो प्रोटेक्शन दे सके। तो जितनी कामयाब मुहिम हम चलाने में कामयाब हो जाएंगे, मुकम्मल मुहिम, उसके बाद हम ये पोलियो से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब इसके अंदर एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का तो हमने मिसाल दे दिया, मगर इस वैक्सीन की इफादियत को आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 1994 में 94 में ये अमल शुरू हुआ है मास वैक्सीनेशन का। चाइना ने भी हमारे साथ शुरू किया था। अब चाइना तो हमसे कई गुना बड़ा है, ठीक है। उनने 4 साल में ऐसा कर दिया कि 98 से लेके उनके पास अभी एक भी केस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकम्मल अंदाज में वैक्सीन पहुंचा दी गई और कोई जगह रही नहीं। हमारे पास एक और भी जो मसला रहा है बदकिस्मती से, और इंशाल्लाह अब उसको ओवरकम कर लिया गया है, वो था कुछ इलाके हम कहते हैं इनएक्सेसिबल, पहुंच नहीं पाते थे। फाटा का इलाका था, पहुंच नहीं पा रहे थे, अब वहाँ पे जा रहे हैं। उनके लोग वहाँ से हटे और इधर आए, उनने 5-6 साल तक उनने अपने बच्चों को कतरे लिया, वैक्सीन नहीं कराई थी, तो वो यहाँ पे अगर बाकी आबादियों में जब मिले तो वहाँ पे हमारे केसेस जो 19 में हमारे बढ़े हैं, उनकी वजह यही समझी जाती है। मगर उसके साथ रिफ्यूज़ल भी है, बच्चों को छुपा देना भी है, न पिलाना भी है, ये कहना कि इसकी कोई इफादत नहीं। तो मेरे ख्याल से आज की बातों में ये हमने उनको बता दिया कि वैक्सीन एक तो बहुत ही हलाल जगह से आ रही है, इंडोनेशिया से, ठीक है। दूसरा कि वैक्सीन पिलाने से हम अपने बच्चों की, न सिर्फ अपने बच्चों की मगर अपने रिश्तेदारों की और हमारे साथियों के जो हमारे इलाके में रहते हैं, उन सब की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं और बीमारी से बचा रहे हैं। और एक इसमें एक जानें भी जाती हैं, ये सिर्फ अपाहज नहीं करती है, एक्चुअली अपाहज होना भी एक लिहाज से जान का जाना है। जो प्रोडक्टिव लाइफ है, मेम्ब्रान है, वो कम हो जाते हैं और एक बोझ बन जाता है कम्युनिटी पे, फैमिली पे, इलाकों पे, मुल्क पे। और उसका बोझ जो बनता है अखराजात के हिसाब से बनता है और प्रोडक्टिविटी, मैंने वो एक
अच्छा मेंबर नहीं होता जो कम्युनिटी को कुछ दे सके, आगे बढ़ सके। एक बच्चा है जो आज अपाहिज हो गया खुदा न खास्ता, तो वो कल उस फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि फैमिली के ऊपर बोझ बन जाता है। वही फैमिली हमारे कौम को बनाती है और वो कौम के ऊपर भी कंट्रोल। और वही बात है ना डॉक्टर साहब कि सारी ज़िंदगी रोने से एक ही दफ़ा का रोना बेहतर है। बच्चे का वो रोना जो कि वो मुंह खोलते हुए रो रहा होता है और नहीं पीनी वैक्सीन, उस वक्त बस आप वो 2 लम्हे की बात है कि आप बच्चे को अपने समझा के कतरे पिला दें, बजाय ये कि सारी ज़िंदगी नौजुबिल्ला कोई ऐसी तकलीफ लाहक हो जाए कि उसको संभाला ना जा सके। बहुत सारे सवालात हैं हमारे जहनों में पोलियो के बारे में, और आज मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान, बड़े ख़ास डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि इस जंग को सालों से लड़ रहे हैं। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। मैं हूं दुआ मलिक और आज हम कर रहे हैं पोलियो वैक्सीनेशन के ऊपर, पोलियो की मुहिम के ऊपर एक खसूसी प्रोग्राम। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पोलियो वर्कर नासरा परवीन साहिबा, जो कि UC1 यानी कि अख्तर कॉलोनी, जहाँ पे 80,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे काम कर चुकी हैं, कर रही हैं और सालों से करती आ रही हैं। अच्छा, शो पे ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ, जिसमें वो बता रहे थे कि हमारे जो लोग हैं वो इस बात पे बड़ा एक फस क्रिएट करते हैं, मसला क्रिएट करते हैं कि जो पोलियो पिलाने के लिए ख़वातीन आती हैं उनके हुलियों पे उनको मसला होता है। तो मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे दर्द हुआ इस बात पे, इस सोच पे कि क्या हम लोग आज तक उस जहालत के दौर में रह रहे हैं जब हम लोगों को उनके कपड़ों से या उनके हुलियों के ऊपर परखते थे। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत वो लोग कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, आपके घरों के लिए, पूरी कम्युनिटीज़ के लिए हमें इनको सराहना चाहिए। और जब ये लोग घर पे आया करें तो पानी पिलाना चाहिए, ठंडा पानी, शरबत पिलाना चाहिए। और ये सब कुछ मैं ज़ाती तौर पे बज़ाते ख़ुद डॉक्टर साहब ज़रूर करती हूँ। जब भी कोई पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मेरे बच्चों के लिए कोई खातून घर पे आती हैं, मैं पहले उनको अच्छी तरीके से पूछती हूँ, उनसे बातें करती हूँ ताकि उनको भी एक मोहब्बत का एहसास हो। राइट, मैं चाहती हूँ कि नासरा जी आप इस गुफ्तगू को आगे लेके चलें और बताइए कि क्या क्या ऐसी मुश्किलात हैं जो आप लोगों को पेश आती हैं। जी, हम लोगों को ये मुश्किलात होती हैं जब फील्ड में जाते हैं कि लोग कोऑपरेट नहीं करते, दरवाजे बंद कर देते हैं, रिफ्यूअल कहते हैं हम लोग ये बार बार आप लोग कतरे पिलाने आ जाते हैं, गवर्नमेंट कोई और चीज़ों पे क्यों नहीं तवज्जो दे रही। दूसरा, जब से कोविड बढ़ा है तब से लोग खौफजदा बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं घर में जाने से। लेकिन हमारी वर्कर्स बहुत मेहनत कर रही हैं कतरे पिलाने के लिए और कोशिश होती है कि हर बच्चे तक हम पहुंच जाएं। बिल्कुल। और रफ़ियल भी मजहबी ज़्यादा है हमारी फील्ड में, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये पोलियो कतरे किसी और चीज़ के हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नासिर जी, मुझे ये बताइएगा कि जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में आप लोग काम कर रहे होते हैं, एक एक इलाके को कितनी ख़वातीन मैसर की जाती हैं, कितनी ख़वातीन असाइन किए जाती हैं एक इलाके में, और फिर आपस में जो आप लोगों की मैनेजमेंट होती है उस पर कितनी मेहनत होती है? जैसे ये वहाँ पे हमारे एरिया इंचार्ज 8 से 10 एरिया इंचार्ज होते हैं, जिसमें हर एक एरिया इंचार्ज को 5-5 टीमें अलाट की होती हैं। ठीक है। वो मखसूस एरिया में जाते हैं और तकरीबन 150 की पॉपुलेशन को कवर करते हैं, डेली 150 के घर कवर करते हैं। उसमें जितने बच्चे होते हैं बिल्डिंग्स भी कवर करते हैं और 5 साल के तमाम बच्चों को, पैदाइश से 5 साल के बच्चों को कतरे पिलाते हैं। बिल्कुल। और मैं ये सोच रही हूँ इस वक्त कि अगर हम इसकी गहराई में जाएं इस बात की, तो 150 घर दिन में कवर करना, और इसमें जो हम कहते हैं फ्लैट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, पैदल कड़कती हुई पाकिस्तान की धूप में, सर्दी में, गर्मी में, उसके बाद लोगों के रवैयों से हैंडल करना, उनको डील करना, इसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कितना ही मुश्किल हो जाता होगा, है ना? बिल्कुल। आप क्या कहेंगी डॉक्टर नीला इस बारे में? मेरा तो मेरी टीमों को सलाम है, जो हम तो सिर्फ इनको मॉनिटर करते हैं, लेकिन काम तो ये करते हैं। मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। और जितनी मेहनत से ये लोग घर घर जाके चॉकिंग करते हैं, डोर मार्किंग करते हैं, उसके बाद नेल मार्किंग करते हैं, फिर वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। शाम में इवनिंग मीटिंग, सुबह मॉर्निंग मीटिंग में हम उनके साथ होते हैं, फिर इवनिंग मीटिंग्स में ये शाम में अपनी रिपोर्ट जमा करते हैं। उसी दिन ये जो है ना जाके मिस बच्चों को जो घर में मौजूद नहीं था
उन द सेम डे ये कोशिश करते हैं वो कवर हो जाए। उसके बाद जो है ना रात तक मतलब इनका काम चलता रहता है हमारे साथ, और ये फिर दूसरी सुबह फिर उसी जो है ना उम्मीद से उठ के अपने जो है ना काम पे निकलती हैं, अपनी फिक्स साइट्स पे आती हैं, वैक्सीन उठाती हैं और अपनी असाइन ड्यूटीज़ में निकल पड़ती हैं। बिल्कुल। नासरा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कोविड के ज़माने में, तो कोविड के दौर में हम ज़ाती तौर पे हर बंदा बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है और एक खौफ का जो आलम है वो सबके दिलों में तारी है, राइट? अब दरवाजे पे जब आप लोग आते हैं तो हमें बड़ा डर होता है, लोगों को बड़ा डर होता है कि कहीं कोविड के फैलने का खदशा इस तरीके से ना हो। तो ज़ाती तौर पे आप लोग क्या SOPs फॉलो कर रहे होते हैं? आप सारी चीज़ें ज़रा डिटेल में बयान कीजिए ताकि वो लोग जिनके जहन में ये वाले खौफ बैठे हुए हैं कोरोना के, वो ज़रा से कम हो जाए। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम उसी इलाके की वर्कर लें ताकि उसको लोग पहचाने और उसको क्या कहते हैं आने दें अपने इसमें। दूसरा, हम इनको हैंड सैनिटाइज़र और क्या कहते हैं मास्क देते हैं ताकि ये लोग हाथ को घड़ी घड़ी वॉश करें वहाँ पे, और उनको डिस्टेंस कम से कम 2 फुट का डिस्टेंस लाजमी रखें। और कोशिश करें कि बच्चों को वालिदैन पकड़ें और कतरे पिला के वो उन पर निशान मार्क करें, और मतलब उनके SOPs हम पूरे इस पर फॉलो करते हैं। ज़्यादा गैदरिंग नहीं करने देते बच्चों को, भाई आप इकट्ठे ना हो, और लोगों से ज़्यादा हम लोग मीटिंग्स वहाँ पे नहीं करने देते। सही। और पूरी SOPs का ख्याल रख के तो हम लोग फील्ड में भेजते हैं उनको। बिल्कुल। और ये जो सारी जो वर्कर्स होते हैं जो कि डोर टू डोर जाके कतरे पिला रहे होते हैं, इनकी अलग से ट्रेनिंग भी कोविड के हवाले से की गई होती है? बिल्कुल। हम पहले तो हम काफ़ी बड़े पैकेजेस रखते थे, लेकिन अब छोटे छोटे बैच बना के हम इनको डिस्टेंस से बिठा के अच्छी तरह इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको सारे SOPs बताते हैं। दुआ ऐड करना चाहूँगी कि इन हमारे वर्कर्स के कोविड के टेस्ट भी हुए होते हैं। अच्छा। जी, और उनके वो जो है ना कोविड नेगेटिव होते हैं, तब ये फील्ड में जा सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो आपने ये फरमाया नासिर साहब कि नासरा साहिबा, आपने ये फरमाया कि जो ट्रेनिंग होती है वो भी फराहम की जाती है वर्कर्स को भी, उनको भी बताया जाता है कि किस तरीके से इन्होंने SOPs को फॉलो करना है ताकि हमारे बच्चों में या जिन घरों में वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे कोरोना फैलने का कोई भी किसी हवाले से खदशा ना हो। हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं यूनियन कौंसिल लेवल पे, मौलवी साहिबान की, कौंसलर साहिबान की, एरिया मेंबर्स की, टीचर्स की, ताकि हमें इलाके में काम करने में बहुत इजी हो और सबको पता हो कि पोलियो एक कौमी कॉज है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हर शख्स बजाते खुद भी यही चाहता है कि वो कोरोना जैसी वबा से महफूज रहे। तो ये सारे वर्कर्स जो होते हैं वो खुद अपनी ज़ात का भी उतना ही ख्याल रख रहे होंगे जितना आप अपने बच्चों का या आप अपनी फैमिलीज़ का रखना चाहते हैं। ऐसा ही है, राइट? अच्छा, मैं आती हूँ अब डॉक्टर इकबाल की तरफ वापस। तो इकबाल, मुझे ये बताइए कि हम लोग सालों से ये जंग लड़ते आ रहे हैं पोलियो के ख़िलाफ़, और आपको कितनी उम्मीद है कि अगर अवाम कितना साथ दे या हमारे हेल्थ वर्कर्स कितना इसके ऊपर मेहनत करें तो कब तक ये जो है वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी टोटली पाकिस्तान से बाकी ममालिक की तरह? ज़बरदस्त सवाल। पहली बात, नाउमीदी गुनाह है, तो उम्मीद के सहारे चलना चाहिए और रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने चारों तरफ देखें दुनिया में कि ये काम हो सकता है, हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है, ये भी कसर रखें। नंबर 3 के पोलियो के 3 वायरसेस की बात हुई थी, उसमें से 3 नंबर और 2 नंबर जो वायरसेस हैं वो तकरीबन उनके केसेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 1 नंबर के केसेस हो रहे हैं। इसलिए हम जो वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 वायरसेस वाली पिला रहे हैं, तो इसका मतलब है हम आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 4 के केसेस कम हो गए थे, बीच में ये जो उबाल आया है पानी का, बीमारी का, वो आर्जी है, और उसको जहाँ पे हम 2018 में छोड़ा, ये चीज़ 2008 और 9 में भी हुई थी कि हम बिल्कुल नीचे लेके आए थे, और इंशाल्लाह हो सकता है ये झटके आपको बता रहे हैं कि काबू में आ सकता है। सिर्फ हमें 2 काम करने हैं। 1, डरो मत, लड़ो, कोविड है। नंबर 2 कि हर एक को पिलाओ और बार बार पिलाओ, और मत छोड़ो मौका कि ये बीमारी और ये जिन निकल के
कहीं हमारे बच्चों के दरमियान फैल न जाए। तो कोई वजह नहीं है कि हम इसको ख़त्म ना कर सकें। मैं तो अमूमन भारत का मिसाल देता हूँ, इंडिया का, कि देखिए भाई वो हमसे 6 गुना ज़्यादा है पॉपुलेशन में, वहाँ पे भी तालीम का सिलसिला ऐसा है, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर मसला बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, मगर वो कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि अवाम ने, लोगों ने खुद से मिल के ये सोचा कि देखो इस बीमारी से छुटकारा लाजम है, होना हो सकता है और करेंगे। तो आइए मिल के इस बात को लग जाए। और पाकिस्तानी कौम ज़िद्दी है, कर सकती है, हिम्मत है, इल्म है, सिर्फ यकजा होने की बात है। और आइए तो कर गुजरें सब मिलके। पैदा हुआ है बच्चा आज से पिलाओ, और 5 साल की उम्र तक आप इनको पिलाएं, ताकि इनकी हिफाजत हो, हमारी कम्युनिटी की हिफाजत हो, हमारी कौम की हिफाजत हो। हम इस मरज़ को यहाँ से निकाल के छोड़ेंगे, सिर्फ अज़म चाहिए। अरे अगर मेमन इतने अज़म से बोल रहा है, आप तो आ जाओ भाई। सही बात है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर हम लोग ठान लें तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम सब और पाकिस्तान पोलियो जैसी बीमारी को मुकम्मल तौर पे इस मुल्क से ख़त्म कर सकता है। वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, बड़ी ज़रूरी बातें कुछ रह गई हैं, वापस आते हैं और गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी, दिस इज़ दुआ मलिक और आज हो रहा है पोलियो वैक्सीनेशंस और पोलियो के ख़ात्मे के लिए एक खसूसी प्रोग्राम। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के बहुत ही मायनाज डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले, क्योंकि ये लास्ट हमारा सेगमेंट है, कुछ अहम मालूमात, कुछ अहम बातें जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, शॉर्ट नोट्स पे मैं इन सारे डॉक्टर्स से आप सबके लिए कहलवा दूँ। शुरू करती हूँ डॉक्टर अनीला से। जी थैंक यू सो मच दुआ। मेरा यही मैसेज है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि काइंडली अपने बच्चों को, पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों को, इस दफ़ा हमारी मुहिम को हर एक ने प्रॉमिस करना है अपने अल्लाह से, हमसे, अपने बच्चों से, कि हमने इस दफ़ा मुहिम को 100% कामयाब बनाना है। इसमें जिसका जिस हद तक काम है वो करे। माँ बाप का अलग है, टीचर्स का अलग है, स्कूल्स का अलग है, प्रिंसिपल्स का अलग है, सारी कौम मिलके पूरा जो है ना इस मुहिम को हम कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी ये मुहिम कामयाब होगी और हम इस पोलियो को हमारे पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए निकाल बाहर करेंगे एंड वी विल बी इंशाल्लाह पोलियो फ्री कंट्री। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नासरा परवीन साहिबा, आप क्या फरमाना चाहेंगी? हम अपने बच्चों को पैदाइश से लेकर 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं ताकि जो और भी वबाई बीमारियां उससे ही बचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पोलियो की वैक्सीनेशन के थ्रू और भी वबाई बीमारियों से हमें बचाव हासिल हो सकता है। इस चीज़ का इल्म पहले मुझे तो नहीं था, तो आज बड़ा लकी दिन था मेरे लिए, क्योंकि अब मैं भी ख़ास तौर से ख्याल रखूंगी कि मैं भी अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूर पिलाऊं। पोलियो लाजमी पिलाएं, 5 साल के अपने पैदाइश से लेकर 5 साल के। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर इकबाल, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे जहन में ये बात आती है, जो आप पोलियो को कहने के वैक्सीनेशन, उसके साथ साथ जो इसेंशियल वैक्सीनेशन कहलाती है, पहले हम रूटीन कहते थे, अब कहते हैं इसेंशियल, वो वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कई एक और वबाई बीमारियां, कोविड से हमारे पास रुकावट अभी मौजूद नहीं है, मगर बाकी से तो है ना। तो मेरे बच्चे को कहीं पे भी, मेरे इलाके में, हमारे बच्चों को जहाँ पे भी कहीं पे हैं कौम में, खसरे की बीमारी ना हो, काले यरकान ना हो, निमोनिया के टीके हैं, और कितनी बीमारियों के 9-11 एंटीजेंस हैं। पोलियो के अलावा वो वैक्सीन्स आप हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे टाइम पे करवाएं। तो वैक्सीन के डोजेज जो हैं वो एक पैदाइश पे होते हैं, BCG और पोलियो, फिर 6 हफ्ते पे होता है, जिसके अंदर आपको 2 इंजेक्शंस लगती हैं, एक निमोनिया के ख़िलाफ़ और एक के अंदर 5 अज्जा शामिल होते हैं 5 बीमारियों के ख़िलाफ़, ठीक है ना। वो 2 टीके लगते हैं, फिर 10 हफ्ते पे लगते हैं वही 2 टीके, और उनके साथ आपको रोटा वायरस बीमारी के, डायरिया की बीमारी के खिलाफ मिलते हैं, वो पिलाएं, और फिर 14 हफ्ते पे पिलाएं। और वहाँ पे IPV के इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी गवर्नमेंट को मुहैया कर दी गई है, वो लगाते हैं, और वो लगवानी ओरल पोलियो को मज़ीद मुस्तकम करने के लिए दिफाई निज़ाम को, तो वो भी पिलवाएं। फिर 9 महीने में खसरे का है, फिर 15 माह पे दूसरा खसरे का टीका है। ये रूटीन आप करें, जितना जल्दी हो, सही टाइम पे करें तो बेहतरीन है। मगर अगर आपको किसी वजह से रह गया है,
کوئی گھروں پریشانی ہے, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کووڈ آ گیا اور آنا جانا مشکل ہو گیا, تو جائیے آپ کو وہاں سے شروع کریں جہاں سے کہانی رہ گئی ہے. یعنی آپ کو واپس زیرو اسٹیشن پہ نہیں جانا ہے, آپ کو پھر درمیانی اسٹیشن جہاں پہ بھی آپ کی گاڑی رکی تھی اتفاق سے لامحالہ, تو وہاں سے آپ شروع کریں اور اپنی روٹین ویکسینیشن, ایسینشل ویکسین کہتے ہیں, وہ کروائیں تاکہ وہ پولیو کے ساتھ مل کے آپ کے بچوں کی امیونٹی اور مضبوط کریں, بیماریوں کو گھر میں آنے نہ دیں, اور اچھی غذا, متوازن غذا ماں کے دودھ سے شروع کریں اور بیلنس غذا دیں. اور ایک جو میں کہتا ہوں زہر مت دیں بچوں کو, اور وہ زہر جو ہے آپ کے روپ میں جو مختلف یہ پیکٹ والی چیزیں بچوں کو کھلاتے ہیں آپ اور شیلف سے لے کے لیتے ہیں, آپ پھل کھلائیں, آپ مختلف چیزیں جو گھروں میں پکا کے دے سکتے ہیں بچوں کو وہ دیں. یہ جو آپ پیکٹ والی چیزیں اور چپس اور سلنز اور سلانٹیاں پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں, آپ ان سے بچیں. اس سے مزید زہر آپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے. غذا خراب کر دیتے, تھوڑی سی بھوک ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے, اور بچوں میں بیماریاں دیکھی گئی ہیں. آپ مجھے یقین ہے کہ جو سننے والے ہیں ان نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کووڈ کے زمانے میں بچے باہر نہیں جا رہے تھے, اسکول نہیں جا رہے تھے, تو یہ چیزیں کم کھا رہے تھے. اچھا, اور اب جانے لگے تو میرے کو تو آ کر خود ہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کووڈ کے زمانے میں تو میرے بچہ کبھی بیمار نہیں ہوا, اب ان کو یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا, پیٹ اور سانس کی بیماریاں, گلے کی بیماریاں سب آ رہی ہیں. تو برائے مہربانی بیلنس ڈائٹ, جو قدرتی غذا ہیں وہ شامل کریں اپنے بچوں کے لیے, اور ان چیزوں کو ذرا دور کریں جن کے اندر, میں تو اس کو زہر کہتا ہوں, مگر ان کے اندر دیکھیں کیمیکلز ہیں, ان کے اندر وہ اجزاء ہیں جو آپ کو معلوم نہیں, اور وہ آپ کی قوت مدافعت کو اثر انداز کر رہے ہیں, اور یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں ان کے دل پہ یہ بات پڑ رہی ہوگی کہ ہاں ڈاکٹر صاحب صحیح بول رہے ہیں, کہ ہاں یار یہ اس ٹائم میں میرے بچوں کو وہ چیزیں نہیں مل رہی تھی, تو اب ذرا گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ بات کو ذرا سہلیں. تو صحیح غذائیت, روٹین ایسینشل امیونائزیشن اور پولیو کے قطرے بار بار. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. جانے سے پہلے آپ کیا ویورز کو میسج دینا چاہیں گے ڈاکٹر جمال؟ جی بہت ساری باتیں کہی گئی. میں ابھی صرف ایک آخری کووڈ کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ کووڈ ایک بڑا خطرناک وبائی مرض تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. بالکل. مگر ایک پیغام شاید کووڈ نے ہمیں وہ دیا جو صدیوں پرانا پیغام ہے, لیکن ہم بھولے بیٹھے ہوئے تھے, کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ باتیں ہمیشہ کہی جاتی رہی ہیں, لیکن آج جتنی زیادہ محسوس کی جا رہی ہیں میرا خیال میں شاید کبھی نہ کی گئی ہوں گی, کیونکہ دنیا کے ترقی یافتہ, ترقی پذیر تمام ممالک دنیا بھر کے ریسورسز کے باوجود, انتہائی ایڈوانس میڈیکل ٹیکنالوجی کے باوجود, ہم کہاں واپس آئیں؟ ہاتھ دھونے پہ اور ماسک پہننے پہ. بتائیے. سو دیٹ از دا میسج کہ کووڈ نے ہمیں دیا ہے کہ احتیاط ہمیں کرنی ہے, اور وہی اگر ہم پیغام یہاں لے کر آئیں تو اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے 4 چیزیں ہیں, اسٹارٹنگ فرام مدر فیڈ, ماں کا دودھ, بہترین غذا, بیلنس غذا ان کو 6 مہینے کی عمر سے, تمام مکمل حفاظتی ٹیکوں کا کورس, کیونکہ ہمیں واپس آنا ہے حفاظتی ٹیکوں کے مراکز کے اوپر. بالکل. گھروں پہ اگر پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں تو شاید والدین یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ٹیکے بھی گھروں پہ ہی لگنے چاہیے, ایسا نہیں ممکن ہے. تو ہمیں واپس جانا ہے حفاظتی ٹیکوں کے مراکز کے اوپر. اور ایک بات جو ہماری رہ گئی ہے وہ ورزش, ہم بھولے بیٹھے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے ایکسرسائز بہترین چیز ہے جو ان کی جسم کو قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. تو غذا, احتیاط, ویکسینیشن, ایکسرسائز اور پولیو کے قطرے بار بار, آئی تھنک کہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. بہت ضروری بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے, جامعہ رضا صاحب نے, کہ ایکسرسائز. اب لوگ کہتے ہیں جی اس بندش میں ہم کہاں جائیں, تو بھائی گھر میں آپ پی ٹی کر سکتے ہیں, آپ گھر میں اچھل کود کر سکتے ہیں, آپ رسی کود سکتے ہیں, آپ کوئی یوگا شوگا یا کوئی بھی ڈانس وغیرہ کر سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. آپ پارک میں بچوں کو لے جا سکتے ہیں SMS کے ساتھ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ لے جا سکتے ہیں اور بچوں کو ایکسرسائز کریں. یہ جو آج کل ایک وبا چلی ہے کووڈ کے ساتھ جو گھر میں لگ گئی ہے وہ ہے اسکرین ٹائم, اور اس کے اوپر بارہا اب اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ اسکرین جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک تو فزیکل ایکٹیویٹی کو ختم کر دیتی ہے, دوسرا ان کے بیہیویئر کو خراب کر دیتی ہے, تیسرا ان کی نظروں کو خراب کر دیتی ہے, چشمے زیادہ لگنے لگے ہیں, یا میں آپ کو بتا دوں. اس کے علاوہ ان کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں, ان کی پڑھائیاں پیچھے پڑ گئی ہیں. ہم اپنی قوم کو زوال کی طرف لے جا رہے ہیں اسکرین ٹائم کے اوپر. اس کی لمٹس ہیں.
6 साल से पहले स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। खिलाने पिलाने के लिए आप अपना चेहरा इस्तेमाल करें, अपनी बातें इस्तेमाल करें, अपना प्यार इस्तेमाल करें। ये फोटो दिखा के बच्चों को खिला रहे हो, इसमें आपका फैमिली लाइफ और लव जो है ना बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है, नुकसान कर रहा है। 6 साल के बाद भी आप उनको स्क्रीन टाइम दें तो 1 से 2 घंटे, वो भी लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं 1 घंटा इसका 1 घंटा उसका, यूँ नहीं है। टोटल स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये भी अगर बैठा हुआ है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा जैसे डॉक्टर सर ने कहा, तो वो आप अपने बच्चे को एक लिहाज से उसकी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस कम कर रहे हैं। कम ग़िज़ा या ज़्यादा ग़िज़ा, ओबेसिटी, वो हमारे मसाइल हैं और इन मसाइल को भी ध्यान देना अभी ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ज़ोर पकड़ गया है। और या ख़ास तौर पे यंग मदर्स जिनको बाकी तौर तरीके जो है ना वो भूल जाती है, वो कहते हैं जो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ सहेली से, ज़रा अम्मा से बात कर लूँ या ज़रा काम कर लूँ किचन का बाकी, तो उसमें ये बच्चों को ये जो चीज़ समझ आते हैं ना, उसके बाद उनको पता नहीं चलता कि कितने देर तक क्या क्या देख रहे हैं। और छोटे हों या बड़े हों, इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना लाजिम है। और इसके ऊपर आप गूगल वगैरह जो भी है सिस्टम, उसके अंदर आप चेक कर लें स्क्रीन टाइम, तो आपको एडवाइजेस मिल जाएंगी, वो काइंडली करें और इस्तेमाल करें। सेहत के अलावा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि स्क्रीन टाइम का एक और बड़ा नुकसान ये है कि बच्चे का कंसंट्रेशन स्पैन ख़राब हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन पे चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही होती हैं। तो अक्सर लोग वालिदैन कहते हैं डॉक्टर साहब ये तवज्जो ही नहीं देता। वो तवज्जो इसलिए नहीं देता कि आपने उसको बचपन से मोबाइल और आईपैड के स्क्रीन पे डाल दिया, तो वो जो कार्टून या इस किस्म की चीज़ें हैं वो बच्चे का कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन कम कर देते हैं, जिससे उसकी तालीम में बड़ा नुकसान होता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो ये सब को हल करने के लिए तरीका यही है कि एक जुमला याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। और जो पिलर्स हमने उसके एहतियात के बताए हैं, उन तमाम चीज़ों पे अमल करें ताकि आपका बच्चा सेहतमंद हो। सिर्फ़ कोविड और पोलियो के ख़िलाफ़ नहीं, तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप ये सारी चीज़ों पे अमल कर लें तो यकीन से हम कह सकते हैं कि 70% बीमारियां बच्चों की वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं वापस आती हूँ आप लोगों की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आज का हमने यहाँ पे जो शो आप लोगों के लिए पेश किया, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। आप लोगों को डाटा मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, सारी जानकारी, ज़रूरी मालूमात मिली जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए पोलियो के ख़िलाफ़। मैं ये सोच रही थी कि जब से कोरोना आया दुनिया में, तो हम सारे लोग घरों में छुप के बैठ गए, डर के बैठ गए, क्योंकि ये एहतियात ज़रूरी था। क्योंकि कोरोना हमें बताया गया, हमें ये इल्म दिया गया कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है। तो पोलियो के बारे में हम ऐसा ही क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पोलियो भी बजाते खुद एक जानलेवा बीमारी है। इंसान माजूर हो जाता है, इंसान चलता फिरता इंसान अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठता है सिर्फ उन कतरों की वजह से जो कि उसको बचपन में नहीं पिलाए गए होते। तो जिस तरीके से मैं सलाम करती हूँ अपनी आवाम पे कि वो कोरोना से इतनी हिफाजती इक़दाम कर रही है और उसने तकरीबन 1 साल सब्र किया है घरों पे बैठ के, तो वही चीज़ हम पोलियो के साथ क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं ये जानते और ये मान लेते, इस मैसेज को क्यों नहीं स्प्रेड करते कि पोलियो से भी हमारी जानें जा सकती हैं, पोलियो की वजह से भी हमारे बच्चे ख़तरे में हैं। मैं चाहती हूँ इस शो में जितनी भी बातें आज हमने की हैं, इसको आप सब याद भी रखें और अपने प्यारों तक, अपने फैमिली तक, अपने फ्रेंड्स तक ये सारे मैसेजेस आगे पहुँचाएँ। Thank you so much for watching the show. I'll see you someday again, inshallah, on TV1. Khuda.